हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDLA 136 के फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है शब्द संपदा और लोकोक्तियां। तो इस वीडियो में हम शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर भेद और शब्दों के विभिन्न स्रोत, इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हर चैप्टर में प्रस्तावना दे रखे होते हैं और उद्देश्य दे रखे होते हैं। जो जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना और ये उद्देश्य छोड़ देंगे। शब्दों के महत्व, इस टॉपिक से शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक में बताया गया है कि शब्द जो होते हैं, जब भी हमारी जो भाषा होती है वो शब्दों से बनती है, और ध्वनियां जो होती हैं वो ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं। भाषा शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। अब जो ध्वनियां होती हैं, जैसे कि का, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, का, आ, ता, शा, या, व, ये सारी ध्वनियां होती हैं। तो इन सबको अगर हम कोई भी शब्द बनाना होता है तो हम ध्वनियों को मिलाते हैं, जब जाकर हमारे शब्द बनते हैं, और शब्दों का ही अर्थ होता है। इसमें बताया गया कि जो ध्वनियां होती हैं उनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, उनके कोई मतलब नहीं होता है, जबकि जो शब्द होते हैं उनका अर्थ होता है, और फिर उन्हीं अर्थ होते एक भाषा बनती है। जैसे कि यहाँ पर आम आम शब्द का एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें बताया गया है कि आम जो है वो दो ध्वनियों से मिलकर बना है, या फिर दो वर्ण कह सकते हैं। बड़ा आ और माँ, बड़ा आ और माँ ये दो ध्वनि है, इनसे मिलकर एक शब्द बना आम। तो बड़ा आ और माँ, अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें तो इनका कोई भी अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। आ और माँ कोई किसी भी भाषा में हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है। इंग्लिश में हम आ को ए लिखते हैं, माँ को एम से दिखाते हैं हम। फिर लेकिन जो हमारा इन दोनों को, हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक शब्द बन जाएगा आम। तो इसका मतलब होता है फल, या फिर किसी आम सी चीज के लिए हम बोल देते हैं। हाँ, तो ये एक शब्द बन जाएगा। लेकिन आम जो होता है वो सिर्फ हिंदी भाषा का शब्द है, ये हमें पता चल जाएगा। जब हम आम को देखेंगे तो वो हिंदी भाषा का शब्द है, ये हमें पता है। और आम को इंग्लिश भाषा में मैंगो कहेंगे। तो इस वजह से इसलिए ये बताया गया है कि जो शब्द होते हैं उन्हीं का अर्थ होता है, ना कि ध्वनियों का। ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, कुछ ध्वनियां जब मिल जाती हैं साथ में तो उनसे एक शब्द बनता है, और वो शब्द जो होता है उसका एक अर्थ होता है। और उस शब्द का जब अर्थ बन जाता है तो उस अर्थ के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि वे भाषा है। उस अर्थ को जानने के बाद हमें पता चलता है कि वो कौन सी भाषा है, फिर हमें समझ आता है कि वे भाषा है। अब भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, मतलब कि समाज के द्वारा बनाए गए शब्द होते हैं। अगर समाज ने कोई शब्द बना लिया है तो वो उस भाषा का ही शब्द कहलाया जाएगा। समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हैं उन भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं। वे इसी अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। मतलब समाज में जब कोई लोग रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी समाज जो है, वहाँ पर आम शब्द का अर्थ हर किसी को पता होगा। आम शब्द का क्या अर्थ होता है हर किसी को पता होगा। जैसे आम शब्द जो है उसका अर्थ एक फल है। तो ये अगर कोई बोलेगा आम तो हम समझ जाएंगे आम किस बारे में बात हो रही है। और अगर हम बोलेंगे तो दूसरे लोग भी समझ जाएंगे। तो भाषा जो समाज होता है वहाँ पर सभी लोग वो ही भाषा बोलते हैं, और फिर उनके जो भाषा के शब्द होते हैं उनके वो अर्थ भी समझ सकते हैं आसानी से। तो इसमें बताया गया था। अब इसमें बताया गया है कि भाषा के शब्दों की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। भाषा के जो शब्द होते हैं उनकी दो नहीं है, एक है। इसमें एक प्रमुख विशेषता होती है और वो विशेषता होती है अर्थयुक्त होना। मतलब कि उनका हर शब्द का एक अलग अर्थ होता है। जैसे कि हिंदी में आम होता है, तमिल में आम को ही मंगाई कहते हैं, और अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द है और इन सबका अर्थ एक ही है, और इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तो किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता। मतलब जो ध्वनियां होती हैं, जो किसी भी शब्द से मिलकर जैसे ध्वनि बनेंगे, आ और माँ से मिलकर, ये 2 ध्वनियां हैं आ और माँ, इनसे मिलकर एक शब्द बन रहा है। लेकिन जो ध्वनियां होती हैं उसका शब्द के अर्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता। आ से बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, माँ से भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। अब आ जरूरी नहीं कि आ से आम ही आएगा। आम का तो एक अर्थ होगा फल, लेकिन जरूरी नहीं है कि आ से जो है सिर्फ आम ही आएगा। तो इसलिए ये बताया गया है कि इसमें शब्दों के अर्थ के साथ ध्वनियों का कोई संबंध नहीं होता। समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो हमारा जो समाज है वो किसी भी शब्द का जो भी अर्थ निश्चित करता है, वो अर्थ और शब्द दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जब भी वो शब्द लिया जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि उसका अर्थ क्या है, ये बताया गया है इसमें। तो शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक काल के साथ बदलता रहता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जो इतिहास में, हमारे इतिहास में अलग मतलब उनका मतलब कुछ और होता था, लेकिन अब वर्तमान में कुछ और मतलब है, वो टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे कि मृग, इसमें एक उदाहरण दे रखा है मृग शब्द। तो मृग जो है वो पहले के टाइम में, प्राचीन काल में मृग पशु के लिए प्रयोग होता था, पशु या फिर किसी भी जानवर के लिए। लेकिन आज हम लोग मृग शब्द का जो अर्थ है वो हम देखते हैं कि इसका अर्थ हिरन है, हिरन कहा जाता है मृग। मृग को ये माना जाता है कि जो मृग है उसका अर्थ हिरन है। लेकिन पहले के टाइम में मृग किसी भी जानवर या फिर पशु के लिए प्रयोग होता था। तो ये आ गया होगा आपको। अब मृग्या, मृग्या शब्द जो है उसका मतलब होता है शिकार करना। तो मृग्या शब्द का अर्थ सिर्फ हिरण का शिकार करना नहीं होता, बल्कि प्रत्येक जानवर, कोई भी जानवर हो, उसके शिकार करने को मृग्या कहते हैं। तो इस तरह जो मृग शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ यही होगा कि वो किसी भी जानवर या फिर पशु को कह सकते हैं हम मृग। शब्द एक विशेष वस्तु का अर्थ सूचित करता है। गूढ़ विचारों को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ऐसे विचार, ऐसा नहीं है कि किसी भी मतलब कुछ चीज हमें, हमारे जो गूढ़ विचार होते हैं उनको भी हम अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। क्या आपको समझ आ गया होगा? अब जैसे कि अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि हमें किस तरह की भाषा बोलनी है। मतलब उनको पता होता है कि भाषा क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है भाषा किस तरह से लिखी जाती है, उसकी लिपि क्या है, ये सब उन लोगों को नहीं पता होता है, बस वो बोलते हैं। उनको पता होता है कि हमारी हिंदी भाषा फिर मातृभाषा, या फिर कुछ कुछ कई बार ऐसा होता है ना, भाषा के बारे में भी नहीं पता होता है, वो सारी भाषाओं को मिला जुलाकर बोलते हैं। तो वे अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से ही प्रकट करते हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है। तो शब्द जो होते हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शब्दों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए परंपरागत शिक्षा कोई अनिवार्य नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हमारे माइंड में कोई विचार आ रहा है, कोई थॉट्स आ रहा है, उनको उनको हम अपने दूसरों तक पहुंचाने के लिए, शब्दों के द्वारा पहुंचाने के लिए हमें परंपरागत या फिर प्राइमरी एजुकेशन लेनी जरूरी है। ऐसा नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन इसके लिए जरूरी नहीं होती है, बल्कि हम बिना परंपरागत शिक्षा के भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ऐसे ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी है। मतलब जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जो हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो चीजें हैं, सिर्फ भाषा उन्हीं की अभिव्यक्ति नहीं करती, उन्हीं चीजों की अभिव्यक्ति नहीं करती, बल्कि हमारे माइंड में कुछ ऐसी कल्पनाएं होती हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जो इस वर्ल्ड से या फिर इस पृथ्वी से रिलेटेड ही नहीं होता, कुछ अलग ही होता है वो। जैसे कि पृथ्वी पर परियां नहीं है, परियां सिर्फ हमारे माइंड की एक कल्पना है। पृथ्वी पर परियां नहीं है, अब वो हम नहीं जानते हैं या नहीं है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी परियों से रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसी स्टोरीज वगैरह सुनते हैं, तो उनको परियों वगैरह पर विश्वास हो जाता है, लेकिन वो असल में नहीं होती, हमें नहीं पता कि वो असल में है भी या नहीं। और लेकिन फिर भी उनसे संबंधित जो विचार है वो हम बहुत, उनसे संबंधित विचारों की अभिव्यक्ति को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम परियों को डिफाइन कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके पर होते हैं, वो उड़ती हैं, उनके पास एक जादुई छड़ी होती है, ये सब चीजों के बारे में हम बता सकते हैं बहुत अच्छे से। तो भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की वाटिका भी होती है। अतः यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सामाजिक विरासत है। तो भाषा सिर्फ केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं करती, बल्कि सामाजिक, जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति से रिलेटेड जितने भी विचार होते हैं उन सबकी भी अभिव्यक्ति करती है। जो राजनीति से संबंधित, दर्शन शास्त्र से संबंधित, ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो विचार होते हैं उनकी भी अभिव्यक्ति करती है भाषा। और ये हमारे सामाजिक जीवन की एक विरासत के तौर पर हमें मिली है, और ये भाषा जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सॉरी, शब्द जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका एक टॉपिक फिनिश हो चुका है। दूसरा टॉपिक है इसका भाषा के सामाजिक स्तर भेद। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक भाषा के सामाजिक स्तर भेद है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही बताया गया है कि भाषा के दो रूप होते हैं, दो स्तर होते हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं। तो पहला तो होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक आपको पता होगा, औपचारिक यानी कि फॉर्मल। तो औपचारिक चीजें जो होती हैं वो हम अपनी सोसाइटी, सभा या फिर कार्यालय विशिष्ट स्तर पर, जैसे कि कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं इंटरव्यू होता है, या फिर हम अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं, या फिर अपने प्रिंसिपल के नाम हम स्कूल में भी बताया जाता है जो लेटर लिखते हैं, औपचारिक लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखवाया जाता है। 11th क्लास में और 12th क्लास में तो जनरली फॉर्मल लेटर्स का ही लिखवाए जाते हैं।
इनफॉर्मल लेटर्स बहुत कम होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हमारे लेटर टू एडिटर को लिखने के लिए आते हैं। तो ये सारे जो ये भाषा होती है औपचारिक भाषा, जो हम अपने टीचर से बात करने में प्रयोग करते हैं, या फिर किसी ऑफिस में बैठकर हम बात कर रहे हैं, या फिर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जिस भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो वो हो जाती है हमारी औपचारिक भाषा। और अनौपचारिक भाषा यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो ये होती है जहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ घरेलू बातचीत या फिर किसी रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, तो वो हमारी अनौपचारिक भाषा हो जाती है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, औपचारिक लिखा हुआ है, यहाँ पे औपचारिक नहीं आएगा, ये वर्ड गलत है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अनौपचारिक आएगा यहाँ पे। तो ये अनौपचारिक भाषा होती है जो हम अपने बातचीत करते हैं, घरेलू घर में या फिर दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ बातचीत करते हैं, ये हमारी अनौपचारिक भाषा हो जाती है। फिर अब इसमें एक और भाषा बताई गई है, जो व्यावसायिक लोग होते हैं, जो व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो उनकी एक अलग भाषा होती है व्यावसायिक भाषा। वो अपनी व्यावसायिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उनके शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि जो टीचर्स होते हैं उनकी भाषा अलग होती है, व्यापारी जो होते हैं वो अपनी अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मजदूर होते हैं वो अपनी अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो भी कोई भी लोग होते हैं वो किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो उनकी अपनी अलग व्यवसाय की भाषा जाती है। अब एक इसमें नेक्स्ट भाषा आ रही है मिश्रित भाषा। तो मिश्रित भाषा कौन सी भाषा होती है? मिश्रित भाषा वो भाषा होती है जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर, क्योंकि वो अपने समाज से वर्ड सीखते हैं, जो शब्द होते हैं वो समाज से ही सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों से सीखते हैं। तो उनके आसपास जैसे भी लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो वैसी भाषा, पढ़े लिखे लोगों की भाषा बोलना सीख जाएंगे, अपने घर की भाषा, और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे उनकी भाषाओं को मिक्स कर वो मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। अगर उनके पास और ज्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अनपढ़ लोग रहते होंगे, तो फिर वो उनकी भाषा ही बोलेंगे, मतलब वैसे ही भाषा बोलेंगे। उनके घर में जो भाषाएं बोली जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो कुछ हिंदी के वर्ड भी, अच्छे हिंदी के वर्ड या फिर लो हिंदी के वर्ड, इंग्लिश के, उर्दू के, ऐसे वर्ड बोलने शुरू कर देते हैं। जो भी जिस भी सोसाइटी में रहते हैं तो वो उसी भाषा को यूज करने लगता है। उनकी घर की भाषा अलग हो जाती है, फिर सोसाइटी की भाषा अलग हो जाती है। तो इस तरह वो आसपास के एनवायरमेंट से वर्ड सीखते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, और इसीलिए उनकी भाषा जो होती है वो मिश्रित भाषा हो जाती है। अब भाषा ऐसी भाषा होती है जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो ये यहाँ पर हम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुप्त भाषा। हाँ, आपको पता होगा, जैसे पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं तो उनकी एक गुप्त भाषा होती है। वो गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं कुछ कोड वगैरह के लिए, अपनी गुप्त बात करने के लिए वो गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाती है गुप्त भाषा। अब उद्दात कथन ऐसे कथन होते हैं जो कि जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ बुरी घटना घटी है और उसके बारे में कोई व्यक्ति सीधे से नहीं कह पा रहा है, तो वो कुछ घुमा फिराकर कुछ ऐसे कथन बोल देता है कि जिससे सामने वाले लोगों को बुरा भी नहीं लगता है और वो मतलब बात भी हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया है, अब उसके मरने को हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो मर चुका है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। उसके प्रति आदर दिखाने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि वे दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, या फिर उनका देहावसान हो गया है। तो अगर हम ये कहेंगे कि वो मर चुके हैं, तो कोई लोग जो हमारे सामने लोग होंगे वो हमसे कहेंगे, वो हमें हमारे बारे में सोचेंगे कि इस इंसान को तो बोलने का, इस व्यक्ति को तो बोलने का ढंग ही नहीं है, कितना बेढंगा ही एकदम से सामने से आके कह रहा है कि वो मर गए हैं। या फिर अगर कोई जो महिला है उसका पति मर गया है और वो विधवा हो गई है, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये विधवा महिला है, उसको हम ये कह सकते हैं कि मांग का सिंदूर पूछना या फिर सुहाग उजड़ना, ये सब बातों का प्रयोग करते हैं, सब कथन का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारे उदात्त कथन हो जाते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति मंगलकारी घटनाओं तथा उनके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अमंगलकारी जो घटनाएं होती है उनसे बहुत डरता है, और उनके लिए जो शब्दों का चुनाव होता है उससे भी बहुत डरता है। तो इसीलिए वो कुछ ऐसे कथनों का प्रयोग करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगता। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनसे अमंगल भाव कम हो जाता है। तो जब हम उदात्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो अमंगल भाव होता है या फिर बुरी घटनाएं होती हैं, उनका जो प्रभाव होता है, उनका जो भाव होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि सामान्य शब्द सांप और उदात्त शब्द हो जाएगा कीड़ा। फिर चेचक और माता, या चेचक का नाम लेने से भी लोग बहुत डरते हैं। पहले टाइम में बहुत ज्यादा डरते थे, अब तो इतना नहीं है। तो पहले टाइम में जो लोग होते थे वो ये मानते थे कि चेचक का अगर हम नाम लेंगे तो चेचक हो जाएगी, तो इसलिए वो लोग चेचक को माता या फिर शीतलता बोलते थे। ऐसी मौत को देहांत या फिर निधन कह सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर इतना ही देखेंगे, इतना ज्यादा नहीं आता, ये आप लोग पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषा प्रयोग की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ परिवर्तन में भी देखने को मिलते हैं। तो इतना ही हो जाएगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका। ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस है, बोध प्रश्न। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शब्दों के विभिन्न स्रोत।
तो गाइज आज की जो वीडियो वो हम यहीं पर ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अगर हम इसको भी करेंगे तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हम ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक